अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कुछ अर्सा एक रिश्तेदार रहे थे, तकरीबन 6 महीने। उनका नशा उनको बेपनाह तबाह कर चुका था। वक्त के साथ उनका बर्ताव पुरतशद्दुद होता गया। आखिरकार हमें मजबूरन उन्हें घर से निकालना पड़ा। उसके बाद फिर कभी वो नज़र नहीं आए। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद हमारे ख़ानदान के 3 और अफराद भी एक एक करके चले गए। गम ने हमारे घर की दीवारों में जगह बना ली हो, जैसे हवा भारी और दबाव वाली महसूस होने लगी। सब कुछ अजीब लगने लगा। पिछले चंद महीने से अजीबो-गरीब चीज़ें होने लगी हैं। मेरे वालिद ने सालों पहले हमारे कमरे का एक पंखा लगाया था। पहले कभी कभी खुद ब खुद चल पड़ता था, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद तो ये रोज़ का मामूल बन गया, वो भी पूरी रफ्तार से। कभी कभी टीवी के साथ साथ एक ही वक्त में चलता। पहले लगा कि कोई वायरिंग का मसला है, लेकिन फिर कुछ अजीब देखा। मेरे वालिद ने रिमोट के पीछे एक छोटी सी पेस्ट टाइप से चिपका रखी थी ताकि बैटरी का ढक्कन ना खुले। मैंने रिमोट टेबल पर रखा और पीठ घुमाई तो अचानक क्लिक की आवाज़ के साथ टीवी और पंखा दोनों चालू हो गए। कभी कभी मुझे टीवी बंद करना पड़ता, कई बार, तब जाके वो प्रॉपर तरीके से बंद रहता। फिर एक दिन मेरी वालिदा ने केबल ख़त्म करवा दी और रिमोट वापस प्रोवाइडर को दे दिया। उसके बाद टीवी ने कभी खुद ब खुद ऑन नहीं होने की कोशिश की, मगर पंखा अब भी रोज़ चलता था। और ऐसा नहीं था कि कोई वायरिंग का मसला हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। घर में और भी चीज़ें कुछ अजीब होने लगीं। जो सामान हम जहाँ रखते थे वो उधर की बजाय कहीं और से मिलने लगा। अचानक बर्तन गिर जाते। हमारे ड्राइंग रूम के एक कोने में चाइना कैबिनेट के ऊपर वाले फल की कुछ तस्वीरें रखी गई हैं, मगर वो तस्वीरें कभी सीधी नहीं रहती, एक एक कर कर गिर जाती थी। कभी सीधा मुंह के बल, कभी फर्श पर फिसलती हुई। एक दफ़ा मेरे वालिद और वालिदा की शादी की तस्वीर का फ्रेम ज़मीन पर ऐसे गिरा कि कांच टूट गया और तस्वीर भी ख़राब हो गई। मेरी वालिदा ने इसे एक निशानी समझा और बाकी सब तस्वीर हटा दी। जो तस्वीर सबसे आखिर में टूटी वो वही थी जो मेरे वालिद ने एक दुकान से ख़रीदी थी उस दिन, जब हमने अपने घर से उन रिश्तेदारों को निकाला था। जब मैं और मेरा पार्टनर घर में अकेले होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सुनाई देता है, जैसे अलमारियों के दरवाज़े ज़ोर से बंद होते हैं, सामने और पिछले दरवाज़ों का खुलना बंद होना, किचन से कुर्सियों की घसीटने की आवाज़ या ड्रॉवर खुलकर ज़ोर से बंद होना। मगर जब भी चेक करते हैं कुछ नहीं होता वहाँ पर। हमारा पेट जो कि या तो दूसरे कमरे में सो रहा होता है या हमारी नज़र के सामने होता है, वो ऐसा कर तो नहीं सकता। और फिर वो आवाज़ें, जब मैं वॉशरूम में होता हूँ और घर में अकेला होता हूँ अक्सर, तो हल्का हल्का कुछ बोलने की सी आवाज़ बाहर से सुनाई देती है मुझे। मैं खुद को ये कहता हूँ कि शायद घर की दीवारें सेटल हो रही हैं। आप ये इमेजिन करें कि अगर आप वॉशरूम में हो, आप घर में अकेले हों और बाहर से आपको ऐसी आवाज़ें सुनाई दें तो क्या होगा आपके साथ। वही हाल मेरा था उस वक्त। मगर फिर मेरी आंखों के सामने कुछ हरकत महसूस हुई, साए जैसी, कुछ जो बिल्कुल नज़र ना आए लेकिन महसूस हो। एक दिन तो मैंने उसे खुली आंखों से देख लिया। भूरा रंग का इंसानी शक्ल का एक साया मेरे किचन में खड़ा था। कल मेरी फूफो का जनाजा था। वो जवान थी और उनका इंतकाल बिल्कुल अचानक हुआ है। सब बहुत उदास थे। रात को मैं और मेरा पार्टनर पीछे का वरांदे में देर तक बैठे रहे, सिर्फ बातें करते रहे। हमारा लॉन चारों तरफ से बंद है और हमारा कुत्ता बिल्कुल हमारे पास आराम से लेटा हुआ था। अचानक मेरी बात के दरमियान ज़मीन पर भारे कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, तेज़ और इरादे के साथ।
लेकिन ये ना इंसानी थी ना जानवर जैसी, कुछ बीच का था। गहरी गूंजती हुई आवाज़, कुछ अजीब सी आवाज़। जिस लम्हे हमने वो आवाज़ सुनी, हमारे अंदर के हर जज्बात ने चीख कर कहा, भागो। हम भागकर अंदर गए और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। मेरा दिल तेज़ धड़क रहा था, गर्दन के रोने खड़े हो गए थे। 10 मिनट बाद मैंने हिम्मत की और लॉन चेक किया। वहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई फूल टूटा हुआ था, ना कोई हरकत की निशानी थी। अगर कोई चोर भी था तो हमारा कुत्ता जो हमारे साथ था ज़रूर रिएक्ट करता। वो भौंकता भागता, कुछ ना कुछ तो करता, मगर उसने कुछ भी नहीं किया। बाद में जब हमें ये सब कुछ अम्मी को बताया तो उन्होंने सिर्फ सर हिला के कहा, हाँ मैं भी सुन चुकी हूँ। हमारे पास कोई वजाहत नहीं है और शायद हम चाहते भी नहीं हैं कोई वजाहत। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहकर कहानी शुरू करता हूँ कि मेरी परवरिश 2 मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में हुई है। मेरी वालिदा एक पुरानी पुरअसरार सोच की मालिक थी और वो हर वक्त मुझे किसी न किसी रूहानी बात से मुतासिर करती रहती थी। मेरे वालिद एक अक्ल पसंद, शक करने वाला और बिल्कुल भी रूहानी चीज़ों पर यकीन नहीं रखने वाले आदमी थे। मैं दोनों के दरमियान अटका हुआ था। अक्लमंदी से सोचता था लेकिन रूहानी मुमकिनात का खुला दिल से सोचने वाला भी था। बचपन से मेरी माँ मुझे हर वक्त समझाती रहती थी कि कभी भी क्विजा बोर्ड के साथ मत खेलना, क्योंकि ये शैतान और बुरी रूहों को तुम्हारी ज़िंदगी में दावत देता है। मेरी नानी जो एक तबीब थी, वो भी बुरे असरात दूर करने वाली थी और उन्होंने भी हमेशा मुझे इन बातों से दूर रहने की हिदायत दी है। मैं बचपन से ही शयातीन के बारे में सुनता आया हूँ, लेकिन उन पर यकीन करना एक अलग बात है। फिर जब मैं 16 साल का था, एक ऐसा वाक़या हुआ जो आज तक मैं समझ नहीं सका। ये करीबन 12 साल पहले की बात है। मैं अपने दोस्तों अली और हमज़ा और हुसनैन के साथ रावलपिंडी के एक आरामदा इलाके में घूम रहा था। हुसनैन ने नई नई एक गाड़ी ली थी, बिल्कुल शोरूम से न्यू, और हम सब उसे चेक कर रहे थे। पता नहीं कैसे बात भूत वगैरह और रूहानी चीज़ों पर आ गई। हमज़ा ने कहा, मेरे पास क्विजा बोर्ड है, चलो चलें खेलते हैं। हमने रात के वक्त एक सुनसान गली में एक पुरानी स्ट्रीट लाइट के नीचे उसे रोड के बीच लगा दिया। रात का वक्त था, करीबन 10 बजे होंगे। हमने अपनी उंगलियां उस पर रखी और इंतज़ार करने लगे। कुछ भी नहीं हुआ। हम हंस दिए और इसे बेवकूफ़ी समझकर छोड़ दिया। फिर हमने सोचा कि हुसनैन की नई गाड़ी लेकर शहर के बाहर कुछ पुरानी और सुनसान सड़कों पर चलते हैं। हम सिर्फ 4 नादान नौजवान थे जो किसी थ्रिल की तलाश में थे। मैं अगली सीट पर था और सीधा सामने देख रहा था, जबकि हुसनैन गाड़ी चला रहा था। पीछे हमज़ा और अली बैठे हुए थे और अजीब सी डरावनी बातें कर रहे थे वो भी। रात को सड़क पर सिर्फ हमारी गाड़ी थी, सब कुछ सुनसान था। हम एक छोटे जंगल के पास से गुजर रहे थे। रास्ता साफ था और हेडलाइट्स की रोशनी से सब कुछ नज़र आ रहा था। अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई और गाड़ी झटके से रुकी। अजीब सी घिसने वाली आवाज़ आई थी। हुसनैन ने फ़ौरन गाड़ी रोकी और अपने कीचेन से एक छोटी टॉर्च निकाल कर बाहर गया ताकि देखे क्या मसला हुआ है। मैं भी उसके पीछे गया। मेरा जो कि अब दिल ख़राब होना शुरू हो गया था। मुझे कुछ तो अजीब महसूस होने लग गया था। जो टायर मेरे साइड पे था वो मुकम्मल तौर पे पंचर हो चुका था, लेकिन ये सिर्फ एक सादा पंचर नहीं था। टायर पर 3 गहरे और तेज़ निशान डाले हुए थे, जैसे किसी ने पंजा मार के फाड़ दिए हों उसे। मैंने हाथ से वो टायर को टच किया। मैंने देखा कि जो भी कुछ हुआ था ये नाइफ़ से नहीं हुआ था। ये बेतरतीबी और कुछ अजीब सा था, जैसे किसी जानवर ने पंजा मार कर टायर पंचर किया हो। हम दोनों खामोशी से रोड की तरफ देखते रहे। वहाँ कुछ भी नहीं था,
ना कोई पत्थर, ना कोई लकड़ी, ना कुछ और जिस पर गाड़ी चली हो और पंचर हो गई हो। गाड़ी इतनी ऊंची थी कि सब कुछ आसानी से देखा जा सकता था। हुसनैन गुस्से में था, उसकी नई गाड़ी थी। जैसे ही वो ट्रंक खोलने लगा ताकि स्पेयर पार्ट्स निकाले, फिर से वैसी ही आवाज़ आई। मैं फ़ौरन गाड़ी की दूसरी साइड गया और देखा कि हुसनैन ने अपनी टांग पकड़ी हुई है। उसका चेहरा डर और हैरानी से भर गया था। उसने जब अपना पाँव उठाया तो मेरा दिल डूब गया। उसकी एंकल और पंजे पर 3 गहरे तेज़ खरोंचों के निशान थे और खून उनसे निकल रहा था। ड्राइवर साइड का पिछला टायर भी वैसे ही चीर दिया गया था जैसे सामने वाला। हुसनैन फ़ौरन गाड़ी के अंदर भागकर बैठा और दरवाज़ा बंद कर दिया, और हमज़ा जो कि पहले ही गाड़ी में था उसने अपना दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं जो कि कुछ पल के लिए बाहर वहाँ जम गया। ठंडी हवा में हमारी सांसें साफ नज़र आ रही थी। मेरा जहन में 2 बातें चल रही थी, क्या ये किसी जानवर का काम है, बिल्ली या कुछ और। लेकिन कोई भी जानवर ऐसा नहीं कर सकता। आखिर हम दोनों भी भागकर गाड़ी में बैठ गए और दरवाज़ा लॉक कर दिया। गाड़ी के अंदर खामोशी थी, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ आ रही थी। हुसनैन ने रोड साइड मदद के लिए कॉल की और हम टो ट्रक के इंतज़ार करते रहे। जब मैं घर पहुंचा तो सब कुछ अपनी मम्मा को बताया। उन्होंने बिना देर किए मुझे अपनी नानी के घर ले जाने का फ़ैसला किया। वहाँ उन्होंने मुझे साफ़ किया, दुआएं पढ़ी, लेकिन उस रात के बाद भी कई सालों तक मुझे बुरी नींदें आती रहीं। मुझे स्लीप पैरालिसिस होने लगा, जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैं हिल नहीं सकता था, जैसे कोई भारी सा साया मेरे ऊपर हो। कभी कभी मुझे खरोंचों की आवाज़ें भी सुनाई देती थीं। मुझे अब तक नहीं पता कि उस रात हम किस चीज़ से दो चार हुए थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब हम उस सुनसान रास्ते से लौटे थे तो सिर्फ एक ख़राब टायर नहीं लाए थे हम कुछ और भी अपने अपने साथ लेकर आए थे। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। 2001 में मेरी उम्र सिर्फ 3 साल थी। उस वक्त मैं अपने वालिदैन के अकेली औलाद था। हम लाहौर के एक पुराने किराए के घर में रहते थे, जिसे मेरी माँ आज भी प्यार से कच्चा घर कहती है। सिर्फ चंद महीने बाद ही वो घर जल गया था, लेकिन जितना मुझे याद है वो घर अच्छा था। पुराना और छोटा ज़रूर था, लेकिन वही जगह थी जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 5 साल गुजारे थे। वो अच्छे दिन थे जब तक ज़िंदगी एक मुश्किल मोड़ ना लाई थी। हमारे घर के सामने एक कंक्रीट का चबूतरा था जहाँ मैं चौक से ड्राइंग बनाया करता था, और घर के अंदर ड्राइंग रूम में एक हीटर था जो सुबह सुबह प्री स्कूल से पहले मेरे पाँव गर्म करता था। हमारे बाथरूम में एक छोटी सी लैश थी जहाँ मैं खड़े होकर दांत साफ़ करता था। एक ही बेडरूम था जिसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया था ताकि एक छोटा कमरा बन सके, और जहाँ हम ट्विन बेड रख के। मेरा ब्लैंकेट डायनासोर वाला था क्योंकि मुझे डायनासोर का बहुत शौक़ था। मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं, सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे अच्छी लगती थी। मुझे अपने माँ बाप याद आते हैं, और मुझे वो दूसरे लोग भी याद आते हैं उस वक्त के। वो लोग जो सिर्फ मुझे नज़र आते थे। मैं अक्सर उन्हें आँख के कोने से देखता था। वो हमेशा कोने के पीछे छुप जाते या काउच के पीछे, जैसे वो चाहते ही नहीं थे कि उन्हें कोई देखे सिवाय एक के। वो एक उन सब में से मुख्तलिफ था। एक मिडिल एज का आदमी, नीला सूट पहने हुए, भूरे बालों और एक नरम मुस्कुराहट के साथ। उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि हर बुरा ख्याल या गम मिट जाता था। वो हमेशा से ही अच्छा था, हर वक्त नहीं आता था, लेकिन इतना ज़रूर कि मेरे घर वालों ने उसे मेरा तस्वुरी दोस्त मान लिया था। मैं तन्हा था, अकेला बच्चा, इसलिए मैंने अपना एक दोस्त तस्वुर कर लिया था उसे। ये सब कुछ मामूली था, सिवाय इस बात के कि मेरे पास एक असल दोस्त भी था, दानियाल।
2003 के आसपास की बात है। दानियाल हमारे साथ वाले घर ही रहता था। दोनों घरों के दरमियान एक खुला खेत था जिसमें एक छोटी सी राह थी। हम लोग एक इलाके में रहते थे जहाँ कुछ नहीं था ज़्यादा करने को, बस ये कच्चा घर और इर्द गिर्द का सुनसान इलाका। जब भी खेलने का मन करता हमें अपने वालिदैन के साथ एक दूसरे के घर जाना पड़ता था। मुझे याद है वो आखिरी दिन जब दानियाल मेरे घर आया था। उसके बाद उसने कभी मेरे साथ खेलना छोड़ा नहीं, बल्कि बिल्कुल बंद कर दिया। हम मेरे छोटे कमरे में ब्लॉक्स के साथ खेल रहे थे, वो लकड़ी के टुकड़े जिनसे आप कुछ भी बना सकते हो। दानियाल उस वक्त पेड़ के ऊपर लेटा हुआ था और उस वक्त वो रूहानी दोस्त जो था मेरा, उसकी टांग को हल्के से छुआ जब वो मेरे कमरे में आने की कोशिश कर रहा था। दानियाल ने बहुत ही खौफ से उसकी तरफ देखा। मुझे समझ नहीं आई कि वो दानियाल इतना घबरा क्यों गया है। वो भी तो एक दोस्त ही था मेरा, इसमें ऐसी क्या बात थी। मैंने दानियाल से कहा, ज़रा साइड हो जाओ, उसने भी खेलना है। उसने चीख मार दी और सीधा भागकर आंगन में चला गया और वहाँ से घर ले जाने की ज़िद करने लगा अपने वालिदैन को। मेरे वालिदैन हंस पड़े जब उन्होंने ये सुना और कहने लगे कि मैंने शायद उसे डरा दिया अपने तसव्वुराती दोस्त का जिक्र करके। लेकिन जब मैं दरवाज़े में खड़ा था तो वो रूहानी दोस्त भी मेरे पीछे ही था। दानियाल दरवाज़े की तरफ घूर रहा था, लेकिन मुझे नहीं। उसकी नज़र मेरी आँखों के ऊपर किसी चीज़ पर टिकी हुई थी। उस दिन एक बात तो तय हो गई थी, अब मैं अकेला नहीं था जो मेरे रूहानी दोस्त को देख सकता था। दानियाल उस दिन के बाद कभी वापस नहीं आया। उसकी माँ ने मेरे वालिदैन से कहा कि उसने रात को नींद में चीखना शुरू कर दिया है। हर वक्त उसे लगता है कि कोई उसे देखता रहता है, कोई आदमी नीले सूट में। मेरी माँ ने ये बात मुझे उस वक्त नहीं बताई थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला जब मैं बड़ा हुआ। उस वक्त मुझे सिर्फ इतना याद था कि वो रूहानी दोस्त अच्छा था। मुझे समझ नहीं आई कि सब उससे इतना डरते क्यों थे। मेरे घर वाले भी शायद कभी कभी कुछ अजीब महसूस करते थे। कभी कभी उनकी निगाह किसी कोने में जाती थी और फिर वो चुप हो जाते थे। माँ के चेहरा सफ़ेद पड़ जाता था और वालिद छोटी सी दुआ पढ़ लिया करते थे। मुझे वो रूहानी दोस्त से कभी डर नहीं लगा, लेकिन फिर चीज़ें बदल गईं। 2007 के आखिर में एक रात हमारे घर में अचानक आग लग गई। किसी को समझ नहीं आई कि आग कैसे लगी। बिजली का कोई फॉल्ट नहीं था, स्टोव भी बंद थी। मैं उस वक्त सो रहा था। जब मेरी माँ ने मुझे उठाया तो हर जगह धुआं था और मैं चीखने लगा। हम तेज़ी से घर से निकल गए। बचपन का एक टॉय हीटर जला था जो मैं यूज़ करता था, लेकिन माँ कसम वो हीटर अनप्लग था। उसी रात जब हम लोग एक रिश्तेदार के घर रुके, मैं चुप था। वालिद गुस्से में थे, माँ रो रही थी। मुझे सिर्फ एक बात याद आई। जब हम घर से भाग रहे थे, मुझे लगा मेरे हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है। मुझे लगा कि शायद वो मेरा रूहानी दोस्त था। हम लाहौर के एक और इलाके में नए घर लेकर शिफ्ट हो गए, DHA के करीब एक पुरानी डबल स्टोरी बंगले में। पहला महीना ठीक गुजरा, फिर मुझे फिर से वो लोग नज़र आने लगे। वो कोने में खड़े होते थे, कभी बेडरूम के डोर के पीछे, कभी स्टेयर केस के नीचे। उनमें से कोई बात नहीं करता था, लेकिन वो मुझे देखते रहते थे। फिर एक रात वो रूहानी दोस्त वापस आया। मैं टीवी लाउंज में बैठा कार्टून्स देख रहा था। अचानक से स्क्रीन बंद हो गई। जब दोबारा चली तो टीवी में मेरा रिफ्लेक्शन नहीं था, बल्कि वो रूहानी दोस्त था। वो मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने दिनों में। उस दिन मुझे पहली बार उससे डर महसूस हुआ। उसकी मुस्कुराहट अब नॉर्मल नहीं थी, अब उसमें कुछ और था। मैं स्कूल गया तो मुझे एक दोस्त मिला। उसने मुझे कहा कि उसे भी घर में अजीब चीज़ें महसूस होती हैं। उसने भी एक आदमी देखा था, नीला सूट, भूरे बाल, खामोश। मैं समझ गया कि ये वही था। मेरे दोस्त ने कहा कि वो रात को अंधेरे में दिखता है, उसकी अलमारी के अंदर, कभी बेड के पास। वो चीखता था लेकिन कोई सुनता नहीं था। हमने मिलकर प्लान बनाया और अगले जुमे वो मेरे घर आ गया। हमने डिसाइड किया कि उसे सामने लाकर पूछा जाए कि वो क्या चाहता है। रात के 12 बजे
वो मखलूक दोबारा हमारे सामने आई। वो ड्राइंग रूम के कोने में थी, कदीम घंटी की आवाज़ के साथ। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, आप सब लोग मेरी जगह में रहते हैं। फिर वो हवा में घुल गया। मेरे वालिदैन ने जब देखा कि मैं रोज़ बेचैन रहता हूँ, उन्होंने एक बुज़ुर्ग पीर बुलाया। पीर साहब ने पूरे घर में दुआ पढ़ी और फूंक मारी। जब वो ड्राइंग रूम के एक कोने में पहुँचे, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने कहा, ये कोई तस्वीरी दोस्त नहीं है, ये एक रूह है, इसे किसी ने यहाँ कैद किया हुआ है। पीर साहब ने कहा कि उसे आज़ाद करना पड़ेगा या फिर घर छोड़ना पड़ेगा। उसी रात हम लोग वापस गांव चले गए। आज 2025 है। मैं 27 साल का हूँ। अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद में रहता हूँ। 3 साल की बेटी है। हर चीज़ ठीक है, लेकिन 2 दिन पहले जब मेरी बेटी टीवी देख रही थी तो अचानक उसने कहा, अब्बू ये कौन है? मुझे कहता है कि वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। वहाँ हालांकि कोई भी नहीं था। मेरा खून जम गया। मैंने टीवी की तरफ देखा। स्क्रीन में उसका रिफ्लेक्शन था, नीला सूट, भूरे बाल और वही मुस्कुराहट। अब मुझे डर लगता था उससे। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।